24 मार्च 2020, जी हाँ, वो दिन है जहां बाजार में बना था बॉटम 7,500 की निफ्टी पर। और ज़्यादातर लोग मानते कि ऐसा दिन ज़िंदगी में कभी फिर से देखने को नहीं मिले। ऐसा मनहूस दिन, ऐसा पनौती वाला दिन, इतना नुकसान। लेकिन वहीं पॉजिटिव और अच्छी थिंकिंग रखने वाले लोग मानते हैं कि अगर उस दिन पैसा लगाया होता तो क्या। जी हाँ, और इसीलिए हमने ये सोचा कि बाजार जब कभी भी आपको भविष्य में उस तरह की या वैसी कोई ऐसी गिरावट बनाने का मौका दे, तो आप डरे, घबराएं, परेशान और निराश हों, उसके बजाय उसमें किस तरह से मौके ढूंढ सकते हैं। और इसीलिए हम मनाने जा रहे हैं 24 मार्च को वेल्थ क्रिएशन डे। और आज से हम मनाने जा रहे हैं वेल्थ क्रिएशन वीक, जहां पूरे हफ्ते बाजार के जाने माने दिग्गजों से आपको मिलेंगे उनके अनुभव से वेल्थ बनाने के फॉर्मूले। और इस कड़ी में आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं देश और दुनिया के जाने माने वेल्थ क्रिएटर, हिंदुस्तान के बाजारों के चहेते, हेलियस कैपिटल मैनेजमेंट के फाउंडर और फंड मैनेजर समीर अरोरा सर से। समीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने सोचा कि शुरुआत करने के लिए आपसे बेहतर कोई हमारे वेल्थ क्रिएशन वाला एक्सपर्ट हो नहीं सकता। आप जिस जगह बैठे हैं सिंगापुर में, देश दुनिया सब पर नज़र रखते हैं। आप जितना इंस्टीट्यूशनल बिजनेस करते हैं उतने ही रिटेल निवेशकों से आपके लिए प्यार है, दुनिया भर के बाजारों की खबर रखते हैं और आपके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। तो हमने सोचा क्यों ना आप ही से शुरुआत की जाए सर। लेकिन बहुत बहुत फिर भी जी। हमें 24 मार्च जैसे ऑफ 2020 वाले दिन नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बाकी चीजें इतनी गंदी थी, इतनी जी। अनसर्टेन थी कि उस वक्त तो जान और हेल्थ और फैमिली और वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके बगैर भी बड़े दिन मिलेंगे वेल्थ बनाने के लिए। बिल्कुल, आई एम तो श्योर। वही आपसे हमें अगले आधे घंटे में बहुत कुछ सीखना समझना है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ सर। मैं आपको पहचानता हूँ 1997 से। मेरी पहली मुलाकात आपसे 1997 में हुई थी, जब आप अलायंस म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर हुआ करते थे। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आप सारा देखते थे। और उस समय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बड़ी छोटी सी थी, लोग ज़्यादा जानते समझते नहीं थे और हार्डली मेरे ख्याल से छोटा सा एयूएम आप मैनेज करते थे। लेकिन वहाँ से लेकर अब तक की जो यात्रा रही है, इसमें क्या कुछ आपने खास सीखा है, ऐसे अनुभव जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं कि हाँ, वहाँ से लेकर अब तक की यात्रा में ये कुछ बड़ी बातें हुई है। अच्छा, अगर ऐसे सोचे तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि ओवर द इयर्स, जो मैं 90s में भी थोड़ा थोड़ा समझ गया था लेकिन टाइम के साथ होता है, कि 50% 60% जॉब इन्वेस्टर का है खाली नंबर वन, टू बिलीव इन इक्विटीज। मतलब कहने का है कि अगर आपको डेटा चाहिए तो आपको गूगल में मिल जाएगा, नहीं तो लोग बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी पीरियड 10-10 साल का हर कंट्री का देखें तो आपको पता लगेगा कि नियरली एवरी डेकेड में इक्विटी डिड बेटर देन और जो चॉइसेस थी, वेदर फिक्स्ड इनकम की चॉइस, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की चॉइस, प्रॉपर्टी, गोल्ड वगैरह। तो अगर आप ये अब्सॉर्ब कर ले कि ओवर टाइम लॉन्ग टर्म में, जो लॉन्ग टर्म कभी कभी थोड़ा लॉन्गर भी हो जाता है, अगर बिल्कुल ही गलत स्टार्टिंग पॉइंट हो जाए, मतलब 10 साल का, कभी 15 साल हो जाएगा। लेकिन अगर आप 8-10 साल का पीरियड में, नियरली एवरी पीरियड में इक्विटी डज बेटर। उसका इसको समझने का मतलब यह है कि अगर मार्केट डाउन हो, मार्केट गिर गई है, तो आप नए पैसे मत डालिए। नर्वस हो गए हैं आप, फंड मैनेजर चेंज कीजिए, आप स्टॉक चेंज कीजिए, आप सेक्टर चेंज कीजिए, लेकिन मार्केट से भागने का काम नहीं है। उससे ही आपके काफी पैसे बच जाते हैं। और अगर आप बिग पिक्चर में देखें कि हर बारी मार्केट एंड में बढ़ जाती है, जिसका डेटा तो ब्लैक एंड व्हाइट में है, तो उस समय सोचिए कि अगर मार्केट 20-30% गिर गई है, तो उसमें एवरेज करने से, अगर उसके बगैर एवरेज करने से ही मार्केट वापस आनी है, तो एवरेज करने से, चाहे 5% हो, 10% हो, या एसआईपी को मेंटेन करना, उससे रिकवरी बड़ी फास्ट होती है अपने पैसों की। लेकिन पहला 50% काम यह है कि इक्विटी में बिलीव करना बड़ा जरूरी है। और वो इटसेल्फ, उसमें भी टाइम लगता है लोगों को अपने आप देखने में। कई लोग किताबें पढ़ने को तैयार नहीं है, इन द सेंस कि वो पुरानी बातों को नहीं मानते। लेकिन एज यू लिव थ्रू इट, आपको लगेगा कि ये सबसे बेस्ट सिंपल फॉर्मूला नंबर वन है, टू बिलीव इन इक्विटीज। हम्म। उसके बाद हमने कई चीजों से बनाए पैसे, मैं आपको अभी करके, डिपेंडिंग ऑन ठीक योर बात। क्वेश्चन, मैं बताता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपको बाज़ार मौके देता है, लगातार देता है, और उन मौक़ों का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और उठाने का एक ही तरीका है, भरोसा रखें, बाज़ार में बने करेक्ट। रहें। लेकिन एक जो बड़ी बाज़ार में चर्चा होती है और वेल्थ क्रिएशन में जिसकी बड़ी अहमियत भी है सर,
बाजार में टाइम कितना देना है, समय कितना देना है और टाइमिंग कितनी करनी है, क्योंकि लोग टाइमिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं, टाइम पर कम। इस बारे में नहीं, आपका क्या कहना उसमें क्या है कि टाइमिंग एक्चुअली अच्छी होती है लेकिन वो करनी बड़ी मुश्किल है। है? ये नहीं कोई कह रहा कि टाइमिंग से आपका नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो टाइमिंग हो ही नहीं पाती क्योंकि इतने लोग, इतने डिसीजंस हो रहे हैं कि वो हो ही नहीं पाती। तो पहले टाइम का एक मिनट सॉल्व करें। तो आप वर्स्ट टाइम पॉसिबल अगर देखें मार्केट में किसी के आने का, जैसे आप कहें जी सितंबर 11 हो गया तो आप उससे 2 दिन पहले आए थे और आपको तो नहीं पता था कि ऐसी वर्ल्ड वाइड इशू हो जाएगी। या आप कहें कि वर्ल्ड वॉर टू में 1939 में भी वॉर शुरू नहीं और आपने जापान में स्टॉक्स ले लिए, या 1929 में अभी यूएस का रिसेशन नहीं हुआ और आपने उससे पहले शेयर लिए, या इंडिया में 2007 दिसंबर में जब बहुत बुल रन चल रहा था और अगले साल बहुत ही गंदा निकला, आपने दिसंबर 31 2000 को पहली बार शेयर लिए। फिर भी आप देखेंगे कि 5-6 सालों में वो रिकवर हो जाते हैं। और अगर कईयों में ज्यादा लगा है, जैसे यूएस में तो 15-16 साल लगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा मार्केट गिरी। बट अगर उस पीरियड में आपने कुछ भी एवरेज किया तो ऑब्वियसली उसकी रिकवरी फास्टर हुई क्योंकि पहले ही पैसे पूरे आ गए। तो इसलिए इस चीज को देख के लोग कहते हैं कि टाइम इन द मार्केट इज इंपॉर्टेंट, कि अगर आप गलत टाइम पे भी आ गए, पहली बात तो कोई भी सारे पैसे बिल्कुल टॉप पे नहीं डालता या एक दिन पहले इवेंट की, उसके पहले भी कंटिन्यूअसली डाले होते हो अगर, तो जरूरी नहीं है कि आप दिसंबर 31 2007 को पहली बार आए और अपने सारे डाल दिए। बट एनीवे, सो दैट इज वन। सेकेंड इज टाइमिंग। टाइमिंग का यह है कि टाइमिंग अगर आप एक्चुअल देखें तो टाइमिंग के रिटर्न अच्छे होते हैं, लेकिन टाइमिंग में एंड रिजल्ट, नेट रिजल्ट जीरो इसलिए हो जाता है क्योंकि टाइमिंग करने का कोई स्ट्रेट फॉर्मूला किसी को मिला नहीं है। इसलिए नॉर्मल चीज है कि आप टाइमिंग को छोड़ें और टाइम की तरफ ध्यान दें। लेकिन अगर आपको बड़ा शौक है, मेरे को भी बड़ा शौक है न्यूज से करने का, तो 5-7% करिए, उसमें कोई किसी को ये नहीं है कि नहीं जी अब आपने एक ही चीज करनी है लाइफ लॉन्ग, तो फिर वो बोरिंग भी हो जाती है। बट जनरली टाइमिंग का कोई आंसर नहीं है किसी ने बहुत सक्सेस अचीव की हो। लेकिन थ्योरी में अगर आप बैक टेस्ट करें और पुरानी चीजें देखें तो आप कहेंगे हाँ, अगर मैं दिसंबर 31 2008 को आ जाता या मार्च में आ जाता, या जैसे अभी हम कहे कि मार्च 24 अगर 2020 को हम सारे डाल देते। बट उसकी कोई लॉजिक खास नहीं है कि उस वक्त कैसे आप इतना कॉन्फिडेंस होता आपके पास। सही बात है सर। सो ये यही मुश्किल है कि जब वो मोमेंट होता है, जब सब पैसा डालने का समय आता है, कि पीछे मुड़ के देखते तो बड़ा समझ में आता है कि ये कर देते तो ठीक होता, लेकिन उस वक्त जो बड़ा डर है सर, उस डर से कैसे निकले, चाहे एक साथ ना भी कर पाएं लेकिन करेक्ट। टुकड़ों टुकड़ों में कब और कैसे किया जाए, इसका कॉन्फिडेंस और गाइडेंस दें। इसका ही मैं कहना चाहता था कि जी। सबसे पहले अगर आप ये एक्सेप्ट कर लें कि हिस्ट्री में 100 साल की हिस्ट्री है, कई स्टॉक मार्केट्स की 100 साल की हिस्ट्री है, इंडिया की 30-35-40 साल का डेटा मिल जाएगा। आप अपनी तरफ से जो वर्स्ट पॉसिबल डेज है अज्यूम करो कि उस दिन मैंने डाले होते तो मेरा क्या होता, तो आप देखेंगे कि ओवर टाइम वो भी ठीक निकला। तो इसलिए पहली बात है कि गंदे टाइम में डालें ना डालें डिपेंड्स कि आपने पहले कितने डाले हुए हैं। जैसे अगर आप वैसे ही हर महीने डालते हैं या आप मोर इक्विटी बायस्ड है और आप 80 इन्वेस्टेड हैं और अब कोविड हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि लास्ट 10% डालने का इतना जरूरी है, क्योंकि देर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी कि वो कोविड में प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती, इंडिया को वैक्सीन नहीं बनती, इंडिया में वैक्सीन नहीं आती, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन पहले आप ये समझें कि आसानी से छोड़ना नहीं है मार्केट को, सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट वो है। एंड सेकंड है कि इजियर फॉर मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इज कि आप रेगुलर इन्वेस्टिंग करें, क्योंकि आपकी इनकम भी रेगुलर उसमें आ रही है, आपकी इनकम भी ऐसे नहीं आ रही कि बर्स्ट में आ रही है। तो जैसे आ रही है उसी हिसाब से मार्केट में डालें। एंड बेस्ट इज टू सी ओल्ड डेटा, किसी भी पीरियड का, किसी भी कंट्री का, हर टाइम में आपको लगेगा कि यस इक्विटी में बेटर हुआ देन आप उस पैसे से और जो भी कर सकते थे। लेकिन जो एंड में पैसे अगर आप जो जैसे एसआईपी है उसको थोड़ा एक्सेलरेट कर दे, अगर आप 10,000 महीने का डाल रहे हैं 15,000 डाल दें, ऐसे करें जिससे रात की नींद अच्छी आए हर वक्त। रात की न्यूज पढ़ के सुबह की टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है सर। वो तो जब तक डाउ है और एसजीएक्स निफ्टी है जो आपके सिंगापुर से होता है, तब तक आदमी चैन की नींद तो नहीं सो सकता। पॉजिटिव है, अपने फेवर में है तो तकलीफ, खुशी के मारे नींद ना आए, नेगेटिव है फिर तो आपको पता ही हाल क्या होता बट है। ये दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इसको जो इन्वेस्टर है उसको हल्के हल्के पास करना होता है। बिल्कुल ठीक बात। मैं अच्छा। तो अब आराम से सो पाता हूँ। अच्छा सर, ये कभी 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 तो आपके मन में ऐसा आता ही होगा, आया ही होगा कई बार,
कि अब ये टाइम है जब मैं अपना सब कुछ घर बार बेच के, पड़ोसी से उधार लेके, उनका भी अपना भी सबका पैसा इक्विटी मार्केट में डाल दूं, मुंह में पानी आने जैसे लेवल है, राइट? वो माहौल कैसा और कब होता है जब आपको लगता है कि सब कुछ पैसा इक्विटी में डालना चाहिए? वो मुझे लगता है कि बॉटम होने के 5-10% बाद होता है। पहले तो ये ईगो छोड़ दे कि मुझे बॉटम चाहिए। हाँ। आपके बॉटम के बाद भी वो सालों साल चलती है कहानी। हम्म। एक बार, क्योंकि बॉटम लाइन है, अब ये बॉटम लाइन और बॉटम गई, आप बिग पिक्चर देखें तो 7-8 साल की साइकिल है। हर बार आप देखो, पहले 91 में हुआ जब हर्षद मेहता का बुल रन हुआ, उसके बाद 99 को कह ले पीक, क्योंकि 2000 में करेक्शन हो गई, उसके बाद आप 2007 में पीक गिन ले और 2008 में करेक्शन हुई, उसके बाद एक और आप जो भी गिन ले 2020 अगर आप गिनना चाहते हैं। तो इस 7-8 साल में मार्केट का रिटर्न जो है, उसमें जो लास्ट ईयर का नेगेटिव रिटर्न होता है, वो एक्चुअली उस साल को तो नेगेटिव करता ही है, वो पिछले के 2 साल और उड़ा देता है। दैट मीन्स जो आपके 7 साल का रिटर्न है, वो एक्चुअली 4-5 साल का रिटर्न मिल रहा है। 7th ईयर या 8th ईयर का रिटर्न बड़ा नेगेटिव है, और वो इतना नेगेटिव है कि पिछले 1-2 साल के भी रिटर्न ले जाता है। तो इसलिए जो पॉजिटिव ईयर्स होते हैं उसमें एक्चुअल रिटर्न बन जाता है करीब 20% पर एनम का, लेकिन जब आप पूरी साइकिल खेलेंगे तो 15 रह जाएगा। तो कहने का मतलब है प्रिसाइसली बॉटम की फिक्र नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब उसको एक्साइट कैसे हो, वो तो बॉटम होता है। जैसे आजकल मैं कुछ स्टॉक्स में सुपर एक्साइटेड हूं, मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकता हूं अपनी तरफ से, लेकिन बॉटम लाइन इज क्या, वो होगा कि नहीं होगा उसका लिमिट और कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि एंड में हमने सीखा है कि हम सुपर एक्साइटेड अबाउट अ स्टॉक भी होते हैं, कई बार वो भी नहीं चलता। लेकिन 10 में से अगर 8-6 बार सुपर एक्साइटेड वाले चल जाए तो काम हो जाता है। इसलिए एक एक करके किसी को बताने में यही रिस्क होता है कि वही वाला ना चले तो अलग बात है, बट जनरली वो स्टॉक बाय स्टॉक ही होगा। उसमें मार्केट का खाली बिग पिक्चर हो सकता है कि मार्केट कैप टू जीडीपी ले तो ले। तो तो सर जस्ट हमारे दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक आध एग्जांपल देके समझाएं सर। तो जैसे इस साल का मैं आपको हाँ। बताऊं, हाँ। तो इस साल अभी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर, पहले तो हमारी नंबर 1 होल्डिंग है, वो अलग बता। राइट सर। अब उसमें क्या है कि ब्लैक एंड व्हाइट में है कि एचडीएफसी बैंक जो है वो एमएससीआई इंडेक्स में नहीं है, क्योंकि उसमें फॉरेन ओनरशिप लिमिट ज्यादा थी, तो इसलिए वो इंडेक्स से हटा दिया गया। अब मर्जर के बाद और पुरानी सेलिंग के बाद ये नियरली ब्लैक एंड व्हाइट है, मतलब 99% एंड में एमएससीआई को बोलना है कि एचडीएफसी बैंक का स्टॉक वापस इंडेक्स में आ रहा है। वो 2014 तक इंडिया का बिगेस्ट इंडेक्स में स्टॉक था, एंड अब अगर वो इंडेक्स में आ जाए वहां के, तो मेरे हिसाब से 4 से 5 बिलियन डॉलर की बाइंग करनी पड़ेगी लिटरली इन अ फ्यू वीक्स। क्योंकि अराउंड 600 बिलियन जो इंडिया में एफआई के हैं, उसमें करीब 100 बिलियन इंडेक्स ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स के हैं, जिसमें उसका वेट है 0। अब उसका इंडेक्स वेट अगर बना दिया जाए, जो पहले होता था 6-7%, उसमें अब नई कंपनियां भी आ गई हैं तो इसका वेट थोड़ा कम हो गया, तो सपोज 5% आप वेट लो, ओवर एनालिसिस ना करो, इन थियरी 5 बिलियन आते हैं। अब ये मैं इसमें बड़ा बिलीव करता हूँ, लेकिन ये जब तक एमएससीआई बोलेगा नहीं, जब तक वो कंफर्म नहीं करेगा हमारी थियरी को, हमारे हिसाब से उसके सारे इंडेक्स में इंक्लूड होने के पैरामीटर्स आ गए हैं। तो ऐसे अलग अलग स्टॉक की अलग अलग स्टोरी होती है, किसी की होगी कि वैल्यूएशन बड़ी कम है, किसी की कुछ और होगी, किसी की कुछ होगी, बट इस स्टॉक में इस समय ये टेक्निकल पॉइंट है जो मुझे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लैक एंड व्हाइट लगता है। तो ऐसे हर वक्त आपको 10 स्टॉक्स चाहिए जिससे आप कहोगे हाँ मैं बुलिश हूँ मार्केट पे, या बुलिश हूँ स्टॉक मार्केट पे या स्टॉक्स पे। और एक होता है बिग पिक्चर कि मुझे पूरी मार्केट अच्छी लगती है। पूरी मार्केट में थोड़ा रिस्क ये होता है कि अब जैसे यूएस में आज बैंक्स में क्या होगा, उस बैंक में क्या होगा, ये क्या होगा, तो इसलिए वो आसानी से आप आ, वो नहीं होते। बट अगर आप बिग पिक्चर थंब रूल्स हैं तो द रूल इज डोंट फाइट द फेडरल रिजर्व। जब फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स काटेगा, तब आपको पता है कि मार्केट ने अच्छा करना है, एंड वो उससे 4-5-6 महीने पहले प्लस माइनस मार्केट उसको एंटिसिपेट करना शुरू कर देती है। तो वो वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है कि जब इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे, मार्केट विल डू बेटर देन इट्स नॉर्मल कर्व, इसलिए एनुअलाइज रिटर्न जो बनता है 14% के करीब। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात है सर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने इंसाइट दी, लेकिन अब
जो आमतौर पर दर्शक जानना समझना चाहते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट सब तरह करते हैं। कोई फिक्स इनकम में, किसी का इन्वेस्टमेंट गोल्ड सिल्वर में होता है, कोई रियल एस्टेट खरीदता है, इक्विटी और आजकल नया क्रिप्टो भी उसमें शामिल हो चुका है जिनमें लोग निवेश करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो एक है, हाईएस्ट रिटर्न और वेल्थ लंबे समय में कमाने के लिए आज से आपके हिसाब से सबसे बेस्ट क्या है? सो बिग पिक्चर में एसेट कैटेगरी में तो वो तो मतलब मैं ऐसे बोलने से नहीं होता, वो तो 100 साल का डेटा है। और मैंने भी कई वेबिनार में प्रेजेंट किया, थर्ड पार्टी डेटा है, वो आप कहीं भी देख सकते हैं। वो ब्लैक एंड व्हाइट में है कि इक्विटी डज बेटर, इसमें कोई ओवर कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि इक्विटी मार्केट इवनली नहीं रिटर्न देती। जैसे इक्विटी मार्केट का रिटर्न लास्ट, अगर आप 15-16 साल ले, मतलब हमारा फंड 18 साल, तो 18 साल ले, या आप 24-25 साल, जो कि मेरे करियर का इन्वेस्टिंग का वो है एज अ फंड मैनेजर 26 साल, या आप ले करीब 10 साल, सब में आपको लगेगा कि इंडेक्स का रिटर्न करीब 14% पर एनम है, प्लस माइनस। ओके, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि किसी एक पीरियड में भी वो रिटर्न 10% से या 12% से 16% नहीं होगा। या तो -5 है, या +30 है, या -10 है, या +20 है, और घूम फिर के वो 14-15% या 14-15% के एवरेज बन जाता है लॉन्ग टर्म में, जिसको आप कई तरीकों से जस्टिफाई कर सकते हैं। इसीलिए लोग इक्विटी में नहीं करते, क्योंकि उनको इवनली नहीं मिलता। और अगर इवनली मिलने लग जाए तो आप कुछ और करेंगे ही नहीं। ये आपको ट्रेड ऑफ करना है। उसी के लिए आपको थोड़ा कैश रखते हैं लोग, थोड़ा गोल्ड रखते हैं, कि कहीं वो 14% कमाने के चक्कर में बीच में एक बारी -30% होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहले उस बात को समझें कि जब -30 होगा, दैट इज नॉट द एंड गेम। एंड गेम इज कि आपके घूम फिर के 14-15% बनने हैं। और उसका मैं अलग से आपको समझा सकता हूँ कि क्यों 14-15% फेयर है। एक तो अगर आप देखें इंडियन जीडीपी को नॉमिनल टर्म्स में, रुपी टर्म में, तो डॉलर टर्म्स में या कांस्टेंट करेंसी में वो 7-8% हमारी जीडीपी बढ़ती है। तो उसमें आप 5-4-5% इन्फ्लेशन के जोड़ दें, वो 12-13% जीडीपी इटसेल्फ ग्रोथ। अगर आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ देखें, तो अगर आप वो तीन बिग पिक्चर में देखें, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स मोटा माटी 10 से 15 या 16-18% तक जाते हैं अच्छे टाइम में, फिर गंदे टाइम में 10%। या फाइनेंशियल सेक्टर देखें या कंज्यूमर सेक्टर देखें, ब्रॉडली सब इसी रेंज में ग्रो करते हैं, तो वो भी जीडीपी से भी रिलेटेड है, और वैसे भी दैट इज द रेट दैट दे बीन ग्रोइंग एट। और तीसरा होता है इक्विटी रिस्क प्रीमियम। उसमें ये भी वर्ल्ड वाइड नंबर्स है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि नियरली हर मार्केट का इक्विटी रिस्क प्रीमियम, मतलब कि इक्विटी मार्केट क्या रिटर्न देती है और डेट मार्केट क्या देती है, डेट मींस गवर्नमेंट बॉन्ड, वो डिफरेंस होता है करीब 5-6% पर एनम, जिसको बोलते हैं इक्विटी रिस्क प्रीमियम। कि इक्विटी में डालने से 5% एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन उसके बदले आपको रिटर्न मिलेंगे वॉलेटाइल। कभी वो -10 होगा, कभी +20 होगा। उस चीज को हैंडल करने का सारा गेम है। इसलिए ये गेम आधा बिहेवियरल होता है और आधा फंडामेंटल। तो बिहेवियरल चीज़ों पे जो आपने फोकस किया है, लोगों की सोच पर, समझ पर, विचार पर, और जो जिस तरह से वो इन्वेस्ट करते हैं, सर 2020 के इस कोविड वाले पीरियड के बाद नए निवेशकों की संख्या हिंदुस्तान में बड़ी तेज़ी से बढ़ी है ना? पिछले 3 साल में लगभग 3 गुना हो गए हैं। और स्पेशली 20 से 30 साल की उम्र के जो हमारे नए निवेशक हैं, उनके लिए ये सवाल है। पहली चीज़ जो उनकी आदत है वह कि एक, हर रोज़ कमाई होगी स्टॉक मार्केट से, हर हफ्ते होगी, हर महीने और हर साल होगी। आ, और दूसरा ये कि जल्दी से ट्रेड करके भी बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस उम्र में कैपिटल ज़्यादा नहीं होती, तो सोचते हैं कि कैपिटल बना लें, निवेश बाद में कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों पर क्या कहना है आपका? जिंदगी में नहीं बनेंगे जी, उनके सब डिसअपॉइंटेड होंगे, सॉरी टू से। तो पहली बात यह है कि इक्विटी मार्केट में जब आप शेयर खरीदते हैं, तो पूरी मार्केट, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग की ग्रोथ हो रही है, या इंडिया की ग्रोथ हो रही है, या वर्ल्ड की ग्रोथ हो रही है, तो सारी मार्केट इटसेल्फ 13-14% बढ़ जाती है। तो जिसने खरीदे उसके 13% बन गए, और जिसने बेच दिया आपको वो शेयर, उसने वो मिस कर दिया, लेकिन उसका नुकसान नहीं हुआ, उसका अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया, राइट। सो एंड ऑफ द डे पूरी मार्केट या पूरे स्टॉक्स को ही 12-14% से आपने हायर प्राइस कर दिया। जैसे वो चीज 100 रुपए की थी, अब वो 1,114 रुपए की हो गई, क्योंकि 14% अर्निंग ग्रोथ हो गई। अब आप आ जाइए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। उसमें क्या है कि दो आदमी बेट लगा रहे हैं। उसमें एक आदमी कह रहा है कि नेक्स्ट थर्सडे को, लास्ट डे ऑफ द मंथ को, ये रिलायंस 100 का जो मैं ले रहा हूँ ये 102 होगा, या जो भी होगा। और दूसरा कह रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि उसने शॉर्ट किया आपको। दोनों राइट नहीं हो सकते। हम्म। एंड ऑफ द मंथ एक का फायदा, एक का नुकसान।
इसलिए कलेक्टिवली तो वो पैसे बना ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें आप मार्केट इटसेल्फ बढ़ने का, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, वो तो ले ही नहीं रहे। आप तो दो लोग एक दूसरे से शर्त लगा रहे हैं, और उस बेट में ही अगर आप देखें, उसमें वो अब ऐसे तो लगता है कि आधे लोग बनाएंगे और आधे खोएंगे, लेकिन अब एक्चुअल डेटा है जो जीरोधा वगैरह ने डाला कि 99% खोते हैं, या डेट या बैंक फिक्स डिपॉजिट से कम बनाते हैं, और 1-2% सारे ले जाते हैं जो ज्यादा प्रॉपरली ट्रेड कर रहे हैं, ज्यादा सिस्टम से ट्रेड कर रहे हैं, ज्यादा उनकी टीम बढ़िया है, जो भी है। इसमें इसलिए अगर आता है एवरेज इन्वेस्टर है, लिख के ले लीजिए, उसने खोना है, इसमें कोई हमने नई रिसर्च तो ना करनी है। और वो 10-10 रुपए लेके जीरोधा 2,000 करोड़ साल के बना रहा है, वो कहां से आएंगे? दो लोगों ने शर्त लगाई, बीच में जीरोधा के 2,000 करोड़ बन गए। तो नहीं फर्स्ट सर। ऑफ ऑल तो वो 2,000 करोड़ का लॉस इन सब का ही मिलके हुआ, और साथ में काफी ज्यादा का लॉस हुआ, और बड़े कम लोगों का फायदा हम्म। हुआ। बट एंड में वो जीरो सम गेम है, ये समझना बड़ा लॉजिक, ठीक मतलब बात है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप नेक्स्ट थर्सडे की बेट लगा रहे हैं, तो दो लोग कर रहे हैं, तो दोनों तो जीत ही नहीं सकते। करेक्ट। स्टॉक मार्केट में इफेक्टिवली आप कुछ मत कीजिए, सारे लोग बैठे रहे, अगर वो अर्निंग्स बढ़ गई, हम्म। तो इन थियोरी अगर मार्केट नहीं भी खुली तो आपकी 12-14% आपकी वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि जो आपने चीजें कलेक्टिवली जो लोगों ने ली हुई हैं, उसने ज्यादा ग्रो किया, या कंट्री ने किया, या कंपनी ने किया, जी तो वो अलग चीज। सर, इन जनरल ये समझ में आता है कि इतनी लंबी यात्रा में आप जो 40 साल के आसपास आपका अनुभव हो चुका है स्टॉक मार्केट में, ये बताएं कि 40 में आप ऐसे 10-10 साल मत बढ़ाए मेरे। क्यों तीस सर, हो साल हो गया? गया, 30 भी नहीं हुए। 40 तो मुझे लगता है मैं बहुत बुढ़ा हो गया, इतना नहीं है मेरा। सर जरूरी थोड़ी कि मतलब अनुभव के लिए इतना बूढ़ा होना जरूरी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ बताएं सर कि क्या ऐसा समझ में आता है कि जनरली ये थीम्स ऐसी हैं जहाँ सेफली स्टॉक मार्केट में आप बेट करें लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ बनाना, जहाँ आसान काम है? तो कौन सी थीम्स आपका मतलब है? जी जी। तो उसके लिए जी मैं तो हर चीज का लॉजिक पहले लगाता हूँ। तो लॉजिक है कि आप फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट उठाएं, हाँ। वो हर महीने, हर साल, तो हर साल आती है, मतलब आजकल तो क्योंकि ऑनलाइन काम हो गया। उसमें आप लिखिए कि कौन कौन से सेक्टर से ये लोग अमीर आए हैं वर्ल्ड में। तो आप देखेंगे कि मोस्टली जो बिलियनर्स हैं सबसे ज्यादा होते हैं कंज्यूमर सेक्टर से, होंगे टेक सेक्टर से, और होंगे फाइनेंशियल सेक्टर से। दैट मीन्स लॉन्ग टर्म वेल्थ यही क्रिएट हुई है। अब आप अगर अपने आसपास देखेंगे, सबसे लॉजिकल भी यही लगता है कि इंडिया की डेमोग्राफिक्स अच्छी है, यंग है, हमें कैचअप ट्रेड करना है। कैचअप इन द सेंस कि वर्ल्ड में वो चीजें हो रही है, इंडिया में कम है, या इंडिया में लोग जैसे जैसे मिडिल क्लास की तरफ जा रहे हैं, या अर्बन जा रहे हैं रूरल से, तो यही चीजें उनको चाहिए होंगी, या उनकी एस्पिरेशन उसी डायरेक्शन में होगी। तो हम तो बिग पिक्चर लॉन्ग टर्म ट्रेंड में गिनते हैं कि कंज्यूमर, आईटी वगैरह, फार्मा भी ले लें उसमें, एंड फाइनेंशियल्स। अब लोगों को फाइनेंशियल में जैसे अभी डर लग रहा है क्योंकि यूएस में प्रॉब्लम हो गई, तो इंडिया में वो बड़ी बड़ी कंपनियों ने ये दे पास थ्रू दिस फेज एंड सर्वाइव विद डिग्निटी। और हमारा जैसे वहां पे खाली टॉप 10 या आई थिंक 15 कंपनीज पे ये बाजल नॉर्म्स लगाए जाते हैं बैंक्स में, हमारे यहाँ 100% ऑफ द बैंक्स में लगाए जाते हैं। हमारे वो डिपॉजिट थोड़े रिटेल फंडेड हैं, ये वो जो भी चीजें हैं, हमें फाइनेंशियल सेक्टर में इंडिया में कम डर लगता है, जो आजकल लोगों को अपने पर्टिकुलरली यूएस स्टॉक्स में लग रहा है, यूएस बैंक्स में लग रहा है, पर्टिकुलरली वहाँ के रीजनल बैंक्स में लग रहा है। वहाँ के भी बड़े बैंक्स में थोड़ा लग रहा है जैसे कोई बैंक है और जेपी मॉर्गन के ऊपर थोड़ा डर रहा है। ठीक बात है। तो ये हैं 3 सेक्टर जो आम तौर पर वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको फोकस करना चाहिए, और उनमें से कुछ बेहतरीन स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए पसंद करके फिर करना चाहिए निवेश। समीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और आज आपके 30 साल के अनुभव का आपने पूरा का पूरा, 30 हाँ 30 ठीक है सर, हाँ, ठीक, अब ठीक है। 40 तो बहुत ज्यादा हो गया। सर वो भी होगा, जल्दी होगा, और हम आपसे जल्दी मुलाकात 40 साल के अनुभवों पर भी करेंगे। लेकिन आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थैंक यू। हमारे दर्शकों को अपने वेल्थ क्रिएशन के अनुभव और गुरु मंत्र हमारे दर्शकों को दिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये थे समीर अरोड़ा साहब, जाने माने वेल्थ क्रिएटर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आप बाजार में लंबे समय तक टिके रहकर, भरोसा बनाए रखकर पैसा बना सकते हैं। फिर आप किसी भी टाइम पर एंटर क्यों ना करें, लेकिन अगर समय दे सकते हैं तो पैसा ज़रूर बनेगा। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।